रईसी की मौत में पश्चिमी देशों के हाथ की बात, यूके यूएस पर मौत की साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। पुतिन के करीबी शिमोन पेगोव ने यह बड़ा दावा कर दिया है। रईसी की मौत में इजराइल का भी हाथ है। यूएस हेलीकॉप्टर बेल 212 में छेड़छाड़ की गई है और इसके जरिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अब सवाल यह है कि बेल 212 जो हेलीकॉप्टर ईरान से फ्लाई करके अजरबैजान के बॉर्डर पर जाकर वहां पुल के उद्घाटन के दौरान पहुंचे राष्ट्रपति, फिर वापस लौटे। संजीव जी, दो चीजें आपसे भी पूछना चाहूंगा। पहला तो ये कि मोसाद का इसमें हाथ हो सकता है, क्या ये इतना आसान है, जो सवाल मैंने अभी यूके देवनाथ जी से पूछा। और दूसरा ये कि बेल 212 हेलीकॉप्टर जो इतना पुराना अमेरिकी हेलीकॉप्टर ईरान के पास था, ये जब फ्लाई करके अजरबैजान गया है, वहां के राष्ट्रपति के साथ वो आयोजन में शामिल हुए हैं, तो क्या उस दौरान जब ये वहां स्टैटिक पोजीशन में अपने हेलीपैड पर खड़ा रहा है, क्या तब इसमें कोई छेड़छाड़ की गई है? क्या ये सारा काम वहां पर हुआ है जिसके बाद ये बीच रास्ते क्रैश हुआ? देखिए, जहां तक मोसाद का प्रश्न है तो अजरबैजान के जो संबंध हैं वो इजराइल के साथ अच्छे रहे हैं और मोसाद का जो प्रेजेंस है वो अजरबैजान में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ईरान की जो एजेंसीज हैं जब इस मामले को जब तहकीकात कर रही हैं तो वो अजरबैजान और इजराइल के जो संबंध है, मोसाद का जो वहाँ पर प्रेजेंस है, उन सारी बातों को भी वो ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं पहले भी राजीव जी कह चुका हूँ कि इसमें किसी भी तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते और किसी भी आशंका को रूल आउट नहीं किया जा सकता और सभी पर जांच की आवश्यकता है। और इसमें जाहिर है कि अजरबैजान के जो कैसे संबंध इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और टर्की जैसे राष्ट्रों के साथ रहे हैं, जिसको कि लेकर के ईरान कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहा। अजरबैजान के ईरान के साथ जो संबंध है वो तनावग्रस्त रहे, यद्यपि कि दोनों शिया मुल्क हैं, शिया बहुल आबादी है वहां पे अजरबैजान और ईरान की, लेकिन उसके बावजूद भी जो अजरबैजान की जो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग रही, अजरबैजान के जो संबंध है वो ईरान के एडवर्सरीज के साथ गहरे ताल्लुकात रहे, जिसको लेकिन रईसी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति रईसी ने स्वयं अजरबैजान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की और इसी संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया में वो अजरबैजान में डैम का उद्घाटन करने गए और वहां पे उनके भी राष्ट्रपति आए थे अजरबैजान के, और जाहिर है कि उसके बाद ही हादसा सामने आया। तो इसमें मोसाद का जिस तरीके का प्रेजेंस अजरबैजान में है, ऐसे में किसी तरीके की ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, इसमें मोसाद का भी हाथ हो सकता है। जहां तक इस हेलीकॉप्टर की जो बात आपने पूछी है राजीव जी, मेरा ऐसा मानना है कि यदि ये एक गहरी साजिश के तहत किया गया है तो ये इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो हेलीकॉप्टर है जिसमें राष्ट्रपति ट्रेवल कर रहे हैं वो क्षतिग्रस्त हो, वो दुर्घटनाग्रस्त हो और इसकी डिनाइबिलिटी भी इंश्योर की जाए, इस तरीके से ये साजिश रची जाए कि इसके कोई प्रमाण न रहे। तो ये जो पूरी साजिश है, अगर ये साजिश है, जाहिर है कि अभी जांच चल रही है, लेकिन अगर ये साजिश है तो ये प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही प्रिसिशन तरीके से इसको रचा गया होगा, क्योंकि और छेड़छाड़ भी ऐसे की गई होगी जैसे आपने स्वयं बताया। हम सब जानते हैं कि दो हेलीकॉप्टर जो एस्कॉर्ट कर रहे थे वो तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ही ऐसा वेदर कैसे खराब हो गया जिसमें कि दो हेलीकॉप्टर तो फ्लाई बैक कर गए, लेकिन ये हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट थे वो फ्लाई बैक कर ही नहीं पाया, क्रैश कर गया। ये बड़ी बात यहां पर है। खैर, इस बीच ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क की भी हम बात कर लेते हैं, इसमें भी जान लेते हैं। 6 मुल्क 14 संगठनों की बात है। इराक का ताइब हिजबुल्ला, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्ला, अल नुजाबा, अल बद्र संगठन, कताइब सैयद अल शुहाद, ये वो हैं जो ईरान के लिए काम करते हैं। वहीं सीरिया में जैनाब्रियन ब्रिगेड, फातिमियोन ब्रिगेड और इस्लामिक रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करती है। लेबनान की बात करें तो हिजबुल्ला यहाँ से ईरान के लिए काम करता है। वहीं फिलिस्तीन में हमास काम करता है और इस्लामिक जिहाद काम करता है। यमन में अंसार अल्लाह हूती संगठन इनके लिए काम करता है। बहरीन की बात करें तो अल अश्तर ब्रिगेड, सराया अल मुख्तार यहाँ पर काम करते हैं। और खमनेई के साथ या खमनेई की लीडरशिप में ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो ईरान अपने स्तर पर ये काम नहीं करता है। ईरान ने कई जगह ऐसे प्रॉक्सीज पाल रखे हैं। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं
कि हूती अलग हमला कर रहा है सागर समुंदर में, वो किसी को नहीं बख्श रहा ईरान के इशारे पर। हिजबुल्ला हमास के साथ एक दूसरा फ्रंट इजराइल के साथ लगातार खोलता चला जा रहा है। तो ईरान पिक्चर में आए बिना जो कुछ कर रहा था, क्या उसके चलते ये एक, वो कहते हैं एक चिढ़, या उसके चलते एक परेशानी महसूस करने के दौरान ये फैसला लिया गया हो मोसाद के जरिए? क्या कई सारे सिग्नल से कह रहे हैं कि इस बार इजराइल ने अंडर कवर रहते हुए इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, हालांकि अभी तक प्रूव नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ, देखिए, मोसाद का ऑपरेट करने का तरीका ऐसा होता है, शायद अजरबैजान में भी उन्होंने किया होगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से जो इनपुट है, मोसाद ने पूरे दुनिया में अपने हिटमैन का संपर्क रखा हुआ है। मोसाद ने पूरे दुनिया में हर देश में, हर राजधानी में अपने जो स्लीपर सेल हैं और खास तौर से सिंगल बुल अटैक करने के लिए लोगों को पाला हुआ है। मोसाद क्या करती है कि दुनिया भर में किसी भी देश में वहां जो असंतुष्ट लोग हैं या वहां जो क्रिमिनल गैंग हैं जो कि पैसा लेके हिटमैन काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को पाला हुआ है। तो एक तरीका वो है अजरबैजान में करने का। दूसरा तरीका, अभी जैसे संजीव श्रीवास्तव जी भी बोल रहे थे, आपने भी कहा कि क्या मोसाद ने अजरबैजान में जाके इस हेलीकॉप्टर की सर्विसिंग में कुछ खलल डाल दी? ऐसा हो सकता है, लेकिन आमतौर पे क्या करते हैं कि जैसे इंडियन एयरफोर्स का कोई जहाज या हेलीकॉप्टर अगर विदेश में जा रहा है तो वो हेलीकॉप्टर सुरक्षा के 3 घेरे में रहता है। सबसे अंदर इंडियन एयरफोर्स की हमारी खुद की सुरक्षा, उसके बाद जो हमारे रॉ के एजेंट होते हैं, एनआईए होते हैं, उनका सेकंड घेरा, और सबसे बाहर तीसरा घेरा होता है होस्ट नेशन जो है उसकी जो पुलिस है और उसकी जो उनका घेरा होता है। घेरा। यानी अगर अजरबैजान की सीमा के अंदर ये कुछ काम किया गया है तो ये एक अकेले के बस की बात नहीं है। अगर ये साजिश है तो इस साजिश में बहुत सारे लोग शामिल हैं। खैर, रईसी की मौत के बाद ईरान तो सदमे में है, लेकिन ईरान विध्वंसक फैसला ले सकता है। बड़ी खबर, परमाणु वेपन कार्यक्रम तेज कर सकता है ईरान। ईरान विरोधी कई लोगों को फांसी तक अब दी जा सकती है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति की मौत जो हुई है वो शक के घेरे में है, और ईरान ने साफ पहले ही कर दिया है कि उसका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ रुकने वाली नहीं है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध लगातार लागू हैं। इजराइल लगातार यूएन में जाकर इस बात को कह रहा है कि ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो एटम बम बनाने के लिए ही कर रहा है। संजीव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अगर ये बात सही है, ये बात पुख्ता है, इजराइल बहुत सारी बातें लगातार कहता आ रहा था इस बात से पहले, जब ये चीज़ें इतनी विकट पश्चिम एशिया में नहीं हुई थी, इजराइल हमास के बीच युद्ध भी इतना तीखा नहीं हुआ था, ये सारा कुछ यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसके एनरिचमेंट प्रोसेस को पूरा कर लेने के बाद एटम बम बनाना आसान हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ईरान अब इन चीज़ों में तेज़ी लाएगा, जिससे वो केवल गीदड़ भपकी ना दे सके, दुनिया को उत्तर कोरिया की तरीके से डरा कर भी रख सके? जी जी, आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, और निसंदेह ईरान की भी मंशा, महत्वाकांक्षा अवश्य है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करें, और राष्ट्रपति रईसी भी ऐसी महत्वाकांक्षा रखते थे, और जिसकी की वजह से वो वेस्टर्न कंट्रीज के निसंदेह निशाने पे थे, आलोचना उनकी होती थी। और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का प्रश्न है, उन्होंने पहले से ही लगातार अपनी इस संकल्पबद्धता को व्यक्त किया है। जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया, इस बात का असेसमेंट हो गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने जा रहा है, उसका परीक्षण करने जा रहा है, ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर कोई डायरेक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। इस बात की लगातार बेंजामिन नेतन्याहू ने, इवन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बात लगातार दोहराती गई है। लेकिन ईरान की के संदर्भ में, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में IAEA की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान 60% तक के यूरेनियम एनरिचमेंट को बड़ी मात्रा में कर चुका है, और उसके अलावा उसके साथ ही साथ वो इनरिचमेंट की जो परसेंटेज है उसको लगातार बढ़ाता भी जा रहा है, यहाँ तक कि 82 to 83% तक के इनरिचमेंट को वो कर चुका है।
वेपन्स बनाने के, यानी न्यूक्लियर वहां पर वेपन्स को पहुंच बनाने चुका के लिए है, जब वेपन्स बनाने के नजदीक वो जा सकता है। और इस घटनाक्रम के बाद बदले की आग में जल रहे ईरान के लिए अब इस प्रोजेक्ट को अपने सबसे फ्रंट पर रखना एक जायज सी बात यहां पर आती है, जो कि उसने इशारा भी दिया है कि वो अपने ऐसे प्रोजेक्ट सब रोकने नहीं जा रहा है। यूके देवनाथ सर और संजीव सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एनालिसिस के साथ। वहीं रईसी की मौत को लेकर भी बात कर लेते हैं, जहां पर अरब 22 देशों पर नजर यहां पर लगी हुई है। सऊदी अरब इसमें शामिल है, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, मिस्र, ओमान, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, लेबनान, अल्जीरिया, फिलिस्तीन, लीबिया, सूडान, सोमालिया, कोमोरोस, जिबूती, यमन, सीरिया, ट्यूनीशिया और मॉरिटानिया। ये सभी देशों पर भी एक तरीके से नजर है कि आगे आने वाले दिनों में ईरान अपनी मुहिम और अमेरिका के खिलाफ एक फ्रंट तैयार करने के उद्देश्य से इन सब का कैसा गठजोड़ तैयार करता है।